कर दोस्तों आर साल में आपका स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर्स की सीरीज में अक्टूबर महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किनकी जयंती 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जयंती को, जो कि 15 अक्टूबर को होता है, उसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया गया है और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 साथ में याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती 31 अक्टूबर को होती है और इस जयंती को नेशनल यूनिटी डे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है 23 जनवरी और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट, सॉवरन वेल्थ फंड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शहर कौन है? तो ये अबू धाबी विश्व का सबसे अमीर शहर है और यह रिपोर्ट जारी की गई है सॉवरन वेल्थ फंड के द्वारा। इसके साथ याद रखना है न्यूयॉर्क सिटी, हाल ही में हेनले सिटी रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें न्यूयॉर्क सिटी को पहला स्थान दिया गया था मर्सर्स 2024, जिसके द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी की गई है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रहने के लिए जो सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है, यानी कि रहने के लिए सबसे महंगा शहर हांगकांग है, जो कि मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी की गई थी। और वियना के बारे में याद रखना है कि हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी की गई थी, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी की जाती है। और इस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना जो रहा था वो शीर्ष स्थान पे रहा था। नेक्स्ट, कौन संघाई मास्टर्स खिताब जीता है? तो हाल ही में संघाई मास्टर्स खिताब का आयोजन किया गया था, जो कि टेनिस का खिताब होता है और ये जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, यानी कि जैनिक सिनर जो है वो संघाई मास्टर्स खिताब को जीता है। इसके साथ याद रखना है जैनिक सिनर, यदि US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो इस दोनों को जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया था। कार्लोस अल्कराज, इनके बारे में याद रखना है कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये जो जीता गया है ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। तो दोनों का नाम याद रखना है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जीता गया है और जैनिक सिनर के द्वारा US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया है। और संघाई मास्टर्स का खिताब जो जैनिक सिनर ने जीता है वो नोवाक जोकोविच को हराकर जीता था। नेक्स्ट, कौन भारतीय तटरक्षक बल के 26वें डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो हाल ही में परमेश शिवमणि, इन्हें भारतीय तटरक्षक बल के 26वें डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। DK त्रिपाठी वर्तमान में नेवी चीफ है। हाल ही में अमरप्रीत सिंह, इन्हें एयरफोर्स के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। और उपेंद्र द्विवेदी जो है वो वर्तमान में आर्मी चीफ हैं। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस, जिसकी थीम थी रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो प्रमुख S सोमनाथ को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो आयोजन किया गया था मिलान में किया गया था, मिलान जो कि इटली में है। तो याद रखना है मिलान की इटली में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन किया गया है। और इसकी थीम को भी याद रखना है, इसकी थीम क्या थी? रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसलिए इसको याद रखना है क्योंकि इसमें इस बार स्पेस अवार्ड 2024 जो सम्मानित किया गया है वह चंद्रयान 3 के लिए इसरो प्रमुख S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल में किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है नीतू डेविड, ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं।
नीतू डेविड, इन्हें आईसीसी क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और इसके साथ ही यह दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं जिन्हें आईसीसी क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और पहली जो थी वो डायना एडोल्जी थी। तो भारत की डायना एडोल्जी जो है वो पहली क्रिकेटर है और नीतू डेविड दूसरी हो गई है। अगर देखा जाए तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की बात की जाए तो इस बार यानी कि 2024 में 3 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें भारत की नीतू डेविड है, ऑस्ट्रेलिया के एवी डिविलियर्स हैं और इंग्लैंड के एलिस्टर कुक हैं। तो इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कौन जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुआ था और वहाँ पे उमर अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपको पता है मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। सुरेंद्र सिंह चौधरी, इन्हें जम्मू और कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और नायब सिंह सैनी ये जो है वो वर्तमान में हाल ही में हरियाणा में जो चुनाव हुआ तो हरियाणा में जो चुनाव हुआ तो वहाँ पे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किसने राज्य के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा ने। तो याद रखना है हाल ही में 5वें जल पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया था। ऐसे इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राज्य के रूप में उड़ीसा को मिला है, उसी तरह से जिला के रूप में, तालुका के रूप में सब में अलग अलग दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में किस देश के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए तथा इसके रखरखाव के लिए जनरल एटॉमिक्स के साथ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग अर्थात एमआरओ फैसिलिटी के लिए स्थापना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के साथ। तो याद रखना है जनरल एटॉमिक्स। तो जनरल एटॉमिक्स जो है अमेरिका की कंपनी है और इसी के साथ 13 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए समझौता हुआ है और साथ ही में एमआरओ फैसिलिटी की स्थापना भी की गई है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसकी देखरेख जो है वो जनरल एटॉमिक्स करेगी। नेक्स्ट, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनने वाली पहली भारतीय तथा एशिया की तीसरी महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है राचेल गुप्ता। ठीक है, राचेल गुप्ता जो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनने वाली पहली भारतीय और एशिया की तीसरी महिला बनी है। ध्रुवी पटेल ये जो है वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो कि अमेरिका में एक चुनाव होता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो ध्रुवी पटेल बनी है। रिया सिन्हा ये हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 चुनी गई है और निकिता पोवाल ये जो बनी है फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 चुनी गई है। तो इनका नाम सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, निकिता पोवाल की। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में, उसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। यदि पहला की बात कीजिए तो नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, असम में है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बन गया है। कैमूर के बारे में याद रखना है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है कैमूर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत तथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बना है? तो इसका 3 हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 और 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत जो है वो चीन है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा जो आयात करता है वो चीन से करता है। और भारत का निर्यात गंतव्य यानी कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात जो करता है वो अमेरिका को करता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 87वें वन खेल प्रतियोगिता में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वन यानी कि जंगल, फॉरेस्ट स्पोर्ट्स का हाल ही में आयोजन किया गया है। तो 87वें वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था और इसमें छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है, केरल दूसरे स्थान पर रहा है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर और कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं।
इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम अर्थात आइडियाज। तो इसे आइडियाज का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आइडियाज का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम यानी कि आइडियाज के तहत भारत सरकार ने पहली बार रुपए डोमिनेटेड क्रेडिट लाइन अर्थात रुपया वाला क्रेडिट लाइन प्रदान किया है। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना है। आइडियाज एक तरह का सिस्टम बनाया गया है भारत में, एक तरह का स्कीम है। तो ये स्कीम जो होता है जिसमें क्या किया जाता है कि रुपया के रूप में क्रेडिट लाइन किसी भी देश को प्रदान की जाती है। तो उसी के बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो आइडियाज ये भारत में शुरू किया गया है और पहली बार इसका जो बेनिफिट दिया गया है ये मॉरिशस को दिया गया है। ठीक है, तो पहली बार मॉरिशस को 487.6 करोड़ रुपए की राशि जल पाइपलाइन बदलने के लिए प्रदान की गई। यानी कि आइडियाज के थ्रू जो रुपए डोमिनेटेड क्रेडिट लाइन है वो सबसे पहले उसका बेनिफिट जो दिया गया है वो मॉरिशस को दिया गया है और उसमें 487.6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें क्या किया जाता है कि रियायती दरों पर वित्त पोषित मतलब कि रियायती दरों पर इसमें सुविधा जो लोन है वो किसी देश को प्रदान की जाती है, क्रेडिट लाइन प्रदान की जाती है और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रियायती दरों पर वित्त पोषित सुविधा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आइडियाज भारत ने इसकी स्थापना की तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि भारत क्या है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। तो ग्लोबल साउथ में सोशियो इकोनॉमिक विकास की भारत की प्रतिबद्धता को अंकित करता है। यानी कि ग्लोबल साउथ में जो भी देश है तो उन्हें भारत सहायता प्रदान करना चाहता है और ग्लोबल साउथ का भारत लीडर बनना चाहता है। तो इसी के लिए इसकी स्थापना यानी कि आइडियाज़ की स्थापना की गई। तो इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस सारे पॉइंट्स को याद रखना है आइडियाज़ के बारे में। यानी कि सबसे पहला बेनिफिट जो है वो मॉरिशस को दिया गया है, एसबीआई को इसका ऑथराइज्ड बैंक बनाया गया है और ग्लोबल साउथ में जो भी देश है तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान करने के लिए सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मदरसा में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया गया है? तो उत्तराखंड में जो भी मदरसा है वहाँ पे संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने बहरीन के मनामा में अपने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन अर्थात ONTS में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती शुरू की है। इसमें किसने भाग लिया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। इसमें INS तीर और ICGS वीरा इन दोनों ने भाग लिया है। तो इसमें ONTS क्या होता है? तो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है। तो भारतीय नौसेना ने अपना पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन बहरीन के मनामा में शुरू किया है। ठीक है, और इसमें लंबी दूरी की प्रशिक्षण की तैनाती की है और इसमें इन दोनों को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पढ़ता हूँ। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्कीम से बचो, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, स्कीम से बचो हो जाएगा। ठीक है, बच्चों नहीं बचो, ये भी गलत है, स्कैम से बचो। ठीक है, स्कैम से बचो। तो भारत ने एक स्कीम शुरू किया, एक अभियान शुरू किया है स्कैम से बचो। इसके लिए मेटा के साथ समझौता किया है। तो स्कैम से बचो यह अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि METI के द्वारा, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो याद रखना है स्कैम से बचो। स्कैम से बचो अभियान के लिए भारत सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है और इसमें इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट, IIT मद्रास ने कहाँ अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो IIT मद्रास ने अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। तंजानिया के बारे में याद रखना है, भारत का IIT मद्रास जो है वो अपना पहला ओवरसीज कैंपस यानी कि विदेशों में अपना पहला कैंपस जो है वो खोला है तंजानिया में। तो इसको भी याद रखना है। और IIT दिल्ली ने अपना पहला कैंपस दुबई में खोला है, तो इसे भी याद रखना है।
नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी? तो ये बन गई है विजया किशोर। ठीक है, विजया किशोर। शेफाली सरन, इनके बारे में याद रखना है। हाल ही में इन्हें प्रसारण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। सौम्या स्वामीनाथन, इन्हें राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रीति सूदन को हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, महिलाओं को सुविधा देने के लिए किस राज्य के द्वितीय जिला अस्पताल में पिंक अलार्म स्थापित की गई है? तो पिंक अलार्म हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश के पहला अस्पताल जो द्वितीय जिला में जो जिला अस्पताल है वहीं पे पिंक अलार्म लगाया गया है। यानी कि किसी भी महिला को किसी तरह की परेशानी होगी तो उससे वो मदद ले सकती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 50 से अधिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं बाला देवी। निखत जरीन, इनके बारे में याद रखना है। निखत जरीन जो है वो मुक्केबाजी की खिलाड़ी है और हाल ही में इन्हें तेलंगाना में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्टिक की खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का घोषणा किया है। नेक्स्ट, छात्रों, पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भारत ने हाल में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात MMPM समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है जर्मनी के साथ। यानी कि भारत के छात्रों, पेशेवरों और कुशल श्रमिकों को आसानी से जर्मनी भेजा जा सकता है और उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जा सकती है। तो इसी के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात MMPA की समझौता किया गया भारत और जर्मनी के बीच। तो इसके बारे में भी याद रखना है MMPA क्या होता है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा और महाराष्ट्र के तटों की सुरक्षा के लिए किसके सहयोग से 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है? इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो याद रखना है सागर कवच अभ्यास। तो सागर कवच अभ्यास क्या होता है? तो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, समुद्री तट जो होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सागर कवच अभ्यास चलाया जाता है। तो इस बार जो सागर कवच अभ्यास चलाया गया है वो भारतीय तटरक्षक के बलों के द्वारा गोवा और महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह 2 दिवसीय अभ्यास शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सागर कवच अभ्यास। और इसमें भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय नौसेना, CISF और एक्साइज इन तीनों से सहयोग लिया। इसके अलावा स्टेट पुलिस और बहुत सारे और सहयोगी दल है जिनसे सहयोग लिया है। नेक्स्ट, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह केस के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्गों का उपवर्गीकरण को संवैधानिक घोषित किया है, को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है पंजाब। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह केस। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जैसे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कास्ट, जैसे OBC जो होता है, तो OBC में भी कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे OBC को OBC और EBC इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो इसी तरह से अभी तक ये था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि किसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उपवर्गीकरण करना असंवैधानिक है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें यह बताया गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो वर्ग है उसका उपवर्गीकरण संवैधानिक है, यानी कि उसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है, यानी किसी कास्ट को ज़्यादा बेनिफिट और किसी कास्ट को कम बेनिफिट दिया जा सकता है। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। उत्तराखंड के बारे में याद रखना है UCC, यानी कि UCC को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बना था। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर के एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के एयरफोर्स के बीच जो अभ्यास का आयोजन किया गया है वो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में किया गया है। कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में। इसके साथ याद रखना है उमरोई के बारे में। यह सब
पूछा जैसे उमरोई, औली, पिथौरागढ़ ये सब किससे संबंधित है, तो बहुत तरह का जो सैन्य अभ्यास होता है, तो बहुत तरह का सैन्य अभ्यास जो है वो खास करके मेघालय उत्तराखंड में होता है। तो मेघालय में जो होता है तो उमरोई में होता है, उत्तराखंड के औली में और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होता है। तो इन सब जगहों के बारे में भी याद रखना है सिर्फ जानकारी के लिए। नेक्स्ट, असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक को आसान बनाने के लिए ई श्रम वन स्पॉट सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है, तो ई श्रम वन स्पॉट सॉल्यूशन यह लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, तो असंगठित श्रमिक है तो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो 4 मूल्यों कानून का शासन, सरकार का आकार, नियामक दक्षता और खुले बाजार पर आधारित है, जो आर्थिक रूप से मुक्त समाज में व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम करने, उत्पादन करने, उपभोग करने और निवेश करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है, इसमें भारत को 84वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। यह 4 मूल्यों पर आधारित होता है। पहला है कानून का शासन, दूसरा है कानून का आकार, सरकार का आकार, तीसरा है नियामक दक्षता और चौथा है खुले बाजार। इन चारों पर आधारित होता है और इसमें किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम करने, उत्पादन करने और उपभोग करने की शक्ति प्रदान करती है और इसमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें 84वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें पहला स्थान जो दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है हांगकांग को, दूसरा स्थान सिंगापुर और तीसरा पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन गोवा तट पर 2 चरणों हार्बर फेज और सी फेज में आयोजित की गई। तो नसीम अल बहर, सिंपल ये याद रखना है कि भारत और किस देश के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत और ओमान के बीच। यह जो नौसैनिक अभ्यास किया गया है वो 2 चरण में होता है। पहला होता है हार्बर फेज और दूसरा होता है सी फेज। तो नाम से ही पता चलता है हार्बर फेज क्या होता है, जो समुद्र के किनारे का तट होता है तो उस जगह पे जो प्रशिक्षण किया जाता है, जो अभ्यास किया जाता है उसको हार्बर फेज कहा जाता है और जो समुद्र के अंदर किया जाता है उसको सी फेज कहा जाता है। तो 2 फेज में यह जो अभ्यास है वो किया गया है। इसके साथ याद रखना है ओमान, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास और इसके साथ साथ अल नहाज नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जाता है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तनसिक और भारत और कतर के बीच जैर बहर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, कौन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बन गए हैं अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बन गए। सतीश कुमार, इनके बारे में याद रखना है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अनुराग गर्ग, इन्हें हाल ही में नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर जनरल के पद पर अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है एस गोपाल कृष्णन, इनके बारे में याद रखना है। एस गोपाल कृष्णन को हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बन गए हैं एस गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट, हाल में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल किसने जीता, तो ये जीता गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीत लिया है और इस का आयोजन जो किया गया था वो यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इसे संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया था और यहाँ पे न्यूजीलैंड ने पहली बार इसे जीता है।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS का आयोजन किया गया है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जनरली प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आयोजन किया गया, इसमें 3 बातों का निर्णय लिया गया। पहला निर्णय ये लिया गया है कि आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका नामक एक जगह है, वहाँ पे एक नया मिसाइल टेस्ट रेंज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो भारत में एक नया मिसाइल टेस्ट रेंज जो है वो आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में बनाया जाएगा। दूसरा ये घोषणा किया गया था, क्वेश्चन ऊपर भी बताया गया था कि अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है और इसके साथ प्रोजेक्ट ATV के तहत 2 नए परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में से 9 खेलों को हटाया गया है। इसमें कौन शामिल है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी 9 खेलों को 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है। किसको किसको हटाया गया है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, ट्रायथलॉन, कुश्ती, स्क्वैश और टेनिस। इन 9 खेलों को इसमें से हटा दिया गया है। अब इसको 9 खेलों को हटाने के बाद 10 खेल बच गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कौन से 10 खेल बच गए हैं? तो 10 खेल बच गए हैं, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बॉल्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, 3x3, बास्केटबॉल और जूडो। ये खेल बच गए हैं। यानी कि जो 2026 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें 10 खेल खेले जाएंगे। नेक्स्ट, 3 वर्षों तक प्लाज्मोडियम का कोई भी मामला न मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में किस देश को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? तो इसका मिस्र और कैबो वर्डे, कोई एक देश है कैबो वर्डे, तो खास करके याद रखना इजिप्ट यानी कि मिस्र को याद रखें। मिस्र को 2024 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है और ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया जाता है। और इसका बेस क्या था, किस बेस पर इसे घोषित किया जाता है? तो 3 वर्षों तक अगर प्लाज्मोडियम का कोई भी केस किसी देश में अगर नज़र नहीं आया, कोई मामला सामने नहीं आया, तो उसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया जाता है। हाल ही में इसी तरह से भारत को ट्रैकोमा, जो आँख से संबंधित एक बीमारी है, तो उस ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया है भारत को। अफ़गानिस्तान के बारे में याद रखें, हाल ही में अफ़गानिस्तान ने पोलियो के वैक्सीनेशन को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि वाला कालिदास सम्मान से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है रघुपति भट्ट को। प्रभा वर्मा, इन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।